इलेक्ट्रॉन का मतलब वहाँ पे क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चार्ज होता है, और वो स्टैटिक कंडीशन में है, तब हम लोग उसके बारे में स्टडी करना है। तो इसमें सब टॉपिक है आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द total number of electric field lines passing through given area is called electric flux। तो जैसे आपको पता है कि ये आपका, मान लेते हैं ये क्या है, ये आपका मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ऐसे लाइंस जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं एक एरिया ड्रॉ करूँ, तो इस एरिया में से, या फिर जो मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, अब थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो ये एरिया है, कोई प्लेन एरिया है आपका, तो ये आपका क्या है, कोई एरिया है, कोई प्लेन है। इस प्लेन में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, कि इस एरिया में से कितने लाइंस पास हो रही है, राइट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, और इट इज डिनोटेड बाय फाई ई से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डिनोट करते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए वेक्टर, ये क्या हो जाता है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब बहुत लोग के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये डॉट प्रोडक्ट ही क्यों हुआ, क्रॉस भी तो हो सकता है। तो देखो हम लोगों ने क्लास 11 में एक चीज पढ़ी थी कि क्या, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये एरिया वेक्टर, अगर ये एरिया क्या हो जाए, एकदम नीचे की तरफ ऐसे हो जाए, इसे हम लोग एकदम लेटा दें, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो। अब बताओ कि इस एरिया, जो ये एरिया है, इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, कितने पास होंगी, यस, 0 पास होंगी। क्यों 0 पास होगी, क्योंकि सब ऐसे निकल जाएंगे, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से कब पास होगी, जब ये थोड़ा सा एंगल पे रहेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे, नीचे है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, तो एरिया वेक्टर इज द वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। अगर ये प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो ये आपका एरिया, ये आपका एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगी, तो एंगल कितना बन रहा है, 90, राइट। तो ये 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे आपका cos ही आएगा। अगर साइन लेते हैं आप, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, मैक्सिमम हो जाता है फ्लक्स, इसीलिए यहाँ पे cos होगा, और cos को जब भी हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। क्लियर है? तो स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट की बात करें, यूनिट हो जाएगा आपका क्या, इसका हो जाता है वोल्ट पर मीटर इनटू इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा, यानी वोल्ट मीटर, ये यूनिट हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को? तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये हम लोग किसके लिए, ये एरिया क्या था, इसका एरिया फिक्स था, डिफाइंड एरिया था। अगर मान लो हमारे पास ऐसा एरिया है जो डिफाइंड ही नहीं है, जैसे मान लो ये एरिया है, ये एरिया है, अब इसका आप कैसे एरिया निकालोगे, अगर आपका स्क्वायर होता तो आप ए स्क्वायर करके फॉर्मूला लगा के निकाल लेते, रेक्टेंगल होता तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके निकाल लेते, सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर करके एरिया निकाल लेते, लेकिन इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इस वजह से हम लोग को फ्लक्स नहीं मिल पाएगा। लेकिन फ्लक्स को हम लोग कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, मान लेते यहाँ पे आपका चार्ज क्या रखा है, प्लस क्यू। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अब हम लोगों ने पढ़ा था
कि अगर हम लोग छोटे 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 यहाँ पे जितने सर्कल अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, छोटा छोटा यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दूँ, तो हर एक सर्कल में से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकता हूँ, और सबको मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा इस एरिया में से, राइट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा। अब ये सबको ऐड करने का मतलब क्या है, यस, हम लोग एडिशन हमेशा किससे देते हैं, किससे, यस, इंटीग्रेशन से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आपकी ई होगी, यहाँ पे भी ई होगी, राइट, इनटू ये छोटा एरिया है, टोटल इसका एरिया क्या है, ए, इसका स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा, डी ए। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी ए वेक्टर। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। तो ये आपका टोटल फ्लक्स आ जाएगा ई डॉट डी ए, जब आप इंटीग्रेशन कर दोगे इसको, ठीक है। तो ऐसा आप किसी भी शेप का क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो। तो दो तरीके हो गए, जब आपका शेप डिफाइन है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, राइट, और जब शेप डिफाइन नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, अब डी ए हम लोगों को निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसी चीज को निकालने के लिए एक गॉस नाम के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया, और वो लॉ क्या कहता है, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे गॉस लॉ। तो ये क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट द नेट चार्ज within, sorry, net flux within the closed surface is equals to the net charge enclosed by that closed surface। ये इनका स्टेटमेंट है। अब इसी चीज को हम लोग देखो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि नेट फ्लक्स, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, क्लोज सरफेस में जितना उसने चार्ज को क्लोज किया है, जैसे यहाँ पे ये क्लोज सरफेस था, उसने कितना चार्ज क्लोज किया है, Q, इक्वल्स टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इक्वल टू द 1 upon epsilon naught times the net charge 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by that closed surface। ये Q क्या है, ये Q नेट है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये आपका जो क्लोज सरफेस है, कोई बोरा है मान लेते हैं, और इसके अंदर -2 कूलम है प्लस 5 कूलम 4 कूलम है, तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, दोनों ऐड कर दो, कितना आएगा, 2 कूलम। तो ये Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कूलम हो जाएगी। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो किसके बराबर है, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद ही होगी, 8.85 × 10⁻12। यस, चलो, तो ये हमारा गॉस लॉ था। ये जितना देखने में छोटा है, इसका एप्लीकेशन उतना ही बड़ा है। ये इसी के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल इसी पे बनता है आपका, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा ही होगा। कूलम्स लॉ क्या कहता है, द force between two electric charges, either it can be repulsion or attraction, is directly proportional to the product of magnitude of two charges and square inversely proportional to the square
ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू चार्जेस। ये तो कूलम्ब्स लॉ था। अब इस कूलम्ब्स लॉ को हम लोग इसके थ्रू कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं वो देखिए आप लोग। तो कंसीडर कर लो कि यहाँ पे आपका कोई चार्ज है प्लस क्यू आपका कोई चार्ज है। अब आप क्या करो, एक सरफेस क्लोज सरफेस को इसके अराउंड सपोज करो, गेस करो कि ये आपका क्या है, क्लोज सरफेस है। अब क्लोज सरफेस सर्कल होता है क्या? नहीं, सर्कल क्लोज सरफेस नहीं कहना है। स्फेरिकल स्फीयर इज द क्लोज सरफेस। 3D डायग्राम में आपके क्या होती है, क्लोज सरफेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक स्फीयर है। व्हाट इज दिस? इमेजिनरी स्फीयर। ये हम लोग क्यों लिए इमेजिनरी स्फीयर क्यों लिए? क्योंकि इसी पॉइंट पे, इसी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और फिर बाद में आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है वहां पे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कौन सा चार्ज है, एक चार्ज है Q0, मान लेते हैं वहां पे चार्ज है Q0 है। अब एक इमेजिनरी सरफेस स्फीयर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। इस स्फीयर को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। जो भी इमेजिनरी स्फीयर या फिर जो भी डायग्राम हम लोग, जो भी स्ट्रक्चर हम लोग अज्यूम करेंगे, दैट इज नोन एज गॉसियन सरफेस। तो एक इमेजिनरी सरफेस होता है अराउंड द चार्ज, उसे हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा एरिया मान लेंगे DA, जिसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, एरिया वेक्टर का इसी डायरेक्शन में होगा, DA कैप। और क्योंकि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर की तरफ जाती है, तो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। यानी दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पे कोई एरिया हम लोग लेट करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होता है, नीचे की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, हाँ यहाँ से ऐसे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में क्या करना है, ये एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इसी डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, 0। वैसे यहाँ पे भी आप कंसीडर करोगे, यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, 0। यहाँ पे भी क्या बनेगा, 0। यानी पूरे स्फीयर पे जो एंगल बनेगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0। क्लियर? तो हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। देखो फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। यहाँ से हम लोग डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा, और थीटा की वजह जो वहां जो है क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ से आ जाएगा E कांस्टेंट होगा आपका, E क्यू कांस्टेंट होगा, क्योंकि E की वैल्यू क्या होती है, k q अपॉन r स्क्वायर, यानी सिर्फ r पे डिपेंड करेगा, क्योंकि तो कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए r भी क्या होगा आपका, सब कांस्टेंट होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट होगा। उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA। अब dA देखो छोटा एरिया है, उसको आप जब इंटीग्रेट करोगे, जोड़ोगे तो क्या बनेगा, स्फीयर का एरिया बनेगा ऊपर वाला। तो ऊपर वाला एरिया आपका A हो जाएगा, और सरफेस एरिया जो स्फीयर का होता है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, उसका जो रेडियस है r। ये किससे बराबर हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, इतना समझ में आया, ये तो फॉर्मूला समझ गया। अब आपको गॉस लॉ भी पता है, क्या है गॉस लॉ? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, phi E is equals to q upon epsilon naught, q upon epsilon naught। अब ये दोनों चीज एक ही चीज है, दोनों स्टेटमेंट एक ही है, तो यहाँ से दोनों इक्वेट कर दो, तो यहाँ से आपका E into 4 pi r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, q upon epsilon naught। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r स्क्वायर, यानी k q upon r स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे होगा। तो बताओ उस पॉइंट पे जो चार्ज है उसमें फोर्स कितना लगेगा,
तो उसका फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स बराबर क्या होता है, ई इंटू वहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज कितना है क्यू नॉट, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू क्यू नॉट। देखो यही तो आपका कूलम्ब्स लॉ है, तो हमने कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांसेप्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट है हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r, यानी एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज ये है आपका, इस पे प्लस चार्ज होगा, तो एक r डिस्टेंस पे, यहां से r डिस्टेंस पे आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने के लिए एक आप लोगों को स्टेप में बता दे रहा हूँ, उसी स्टेप में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है गॉस लॉ का। तो देखो स्टेप फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ऐसे सरफेस फाइंड आउट करना है जिसके अंदर सिमेट्री हो। ठीक है, यानी चूजिंग ऑफ द गॉसियन सरफेस, चूजिंग ऑफ गॉसियन सरफेस। जैसे अगर पॉइंट चार्ज है तो इसके अराउंड अगर आप गॉसियन सरफेस लेट करोगे तो कैसे करोगे, एक स्फेरिकल करोगे, एक स्फीयर के फॉर्म में करोगे। क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तभी सेम होगा। ठीक है ना, स्फीयर होगा तभी। अगर आपका सिलेंडर होता है इसके अराउंड, सिलेंडर देख लो, सिलेंडर अगर आप कंसीडर करें तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आता है, यहाँ पे आपका अलग आता है, यहाँ पे अलग आता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे सेम आता है, यहाँ पे आपका सेम आता है। क्लियर है, तो आप यहाँ पे स्फीयर और कंसीडर करोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक, और अगर लाइन चार्ज होगा तो ये लाइन चार्ज है आपका, तो इसके अराउंड अगर आपको गॉसियन सरफेस चूज करना है तो आप कैसे चूज करोगे, कौन सा चूज करोगे, तो देखो आप अगर सिलेंड्रिकल चूज करोगे तो आपका ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू स्फेरिकल। क्योंकि देखो इस जितना डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस ये भी है आपका, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा। क्योंकि r डिस्टेंस है तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे लाइन पे, इस पूरे कर्व सरफेस पे सेम होगा, तो हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे कितने गॉसियन सरफेस हो जाएंगे, एक आपका ये हो जाएगा, ये आपका दो हो जाएगा, दूसरा गॉसियन सरफेस और ये तीसरा गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले चूजिंग ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस हम लोग कहाँ से चूज करते हैं, तो आपको क्वेश्चन में बोला होता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पे हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को लेट करेंगे, सपोज करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 2 में हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल आप फाइंड आउट करोगे। अब जैसे देखो ये लाइन चार्ज है आपका, अगर यहाँ पे मैं एरिया कंसीडर करूँ तो इसका एरिया वेक्टर यहीं पे होगा dA, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में देखो इसी डायरेक्शन में होगी, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0। अब ये पूरा एक ही सरफेस पे फैलाएगा क्योंकि हर एक सरफेस पर, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल 0 होगा। देख लो यहाँ पे भी अगर आप निकालोगे तो ये dA हो जाएगा, dA हो जाएगा, ये dA की डायरेक्शन हो जाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। आप यहाँ पे भी ले लो और डिस्टेंस आपका r है, यहाँ पे भी आप ले लो वही आएगा। ठीक है, ये दूसरा सरफेस क्यों हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और क्योंकि ये आपका प्लेन ऐसे है तो इसके नॉर्मल इसका एरिया वेक्टर होगा, इसका नॉर्मल कैसे हो जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये उसका हो जाएगा एरिया वेक्टर, एंगल कितना हो गया
90, इसलिए ये अलग सरफेस हो गया। और सेम यहाँ पे भी आप इसको और इसको एक सरफेस बोल सकते हो, बट हम लोग सॉल्व करने के लिए अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 3, कैलकुलेट फ्लक्स यूजिंग phi t is equals to close integration of E d। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आप टोटल फ्लक्स निकाल लीजिए, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स जैसे यहाँ पे तो एक ही फॉर्मूला है, तो ये अगर हम लोग मान लो इसमें से निकालें तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट सरफेस के लिए अलग, सेकंड सरफेस के लिए प्लस सेकंड सरफेस प्लस थर्ड सरफेस, तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। और स्टेप 4 में क्या करना है आपको? स्टेप 4 में आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है। अप्लाई गॉस लॉ, यानी 5t बराबर क्या कर देना है? 2/7। तो इससे आपका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आप लोग को मैं दे दे रहा हूँ। ये है, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा शाम के 6 से 8, डाउट अगर कोई होगा तो आपको, ठीक है। इसके आगे वाला जो वीडियो है वो मैंने कल बनाया था, तो वो मैं इसमें मर्ज कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि कल जो मैंने बनाया था ये वीडियो मैंने कल भी पढ़ा चुका था, बट वो क्या हो गया? डिलीट हो गया, तो इसलिए मुझे आज फिर से बनाना पड़ा। तो दोनों मैं मर्ज करके मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा, ओके। थैंक यू।